हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र यह भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। ठीक है ना। भाग 1 में तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो अनुच्छेद 1 कहता क्या है, इसके बारे में हम वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 1 है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना। जो अनुच्छेद 1 में है, जो देश भारत है इसको भारत कहा गया, भारत या इंडिया, बस दो ही नाम आता है। यह राज्यों का संघ है। कैसे राज्यों का संघ है, तो यह 3 प्रकार के राज्यों का संघ है। एक जो है इसमें राज्यों के राज्य क्षेत्र के बारे में है, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है, और तीसरा ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, मतलब कि जो अपना पार्ट नहीं अपने देश का, लेकिन बाद में उसको लड़ाई में जीत करके या किसी और संधि के माध्यम से प्राप्त किए जाए। तो 3 प्रकार के हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अनुच्छेद 1 जो है ये भारत या इंडिया जो है राज्यों का संघ है। ठीक है। और एक कैसे राज्य होंगे, तो राज्य और उसके राज्य क्षेत्र होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और उसके अलावा ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ। ठीक है ना। उसके बाद में पहली अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के नाम एवं उसका क्षेत्र के बारे में वर्णन है। मतलब कि जो पहली अनुसूची है उसमें जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है उसके नाम और उसके क्षेत्र, इसके बारे में वर्णन है। थोड़ा अनुसूची के बारे में भी जान लीजिए। जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन आज के डेट में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है ना। और भाग कितने थे, भाग 22 थे, और इसके उपभाग मिला को 25 हो जाते हैं, लेकिन मूलतः इसको आज भी 22 भाग ही बोला जाएगा, क्योंकि उसमें जब भाग में जो भी ऐड किया गया है वो उपभाग ऐड किया गया है ना, उपभाग को जोड़ा गया है। ठीक है। उसके बाद में भारत को बोला जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है ना। मतलब जो भारत के जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है, उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन भारत के सेंस में ऐसा नहीं है। इसलिए तो भारत क्या है, अविनाशी है, लेकिन इसके जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, है ना। उसमें चेंजेस किया जा सकता है, इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। उसके बाद में हम अनुच्छेद 2 की चर्चा करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 2 जो है यह संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना से संबंधित है। संघ में नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है। तो इसमें कैसे नए राज्यों का प्रवेश होगा, 2 तरीके से होगा। एक, नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करना, और नए राज्यों को स्थापित करना, है ना। संघ में शामिल करना यानी कि एडमिट करना। ठीक है ना। और इसको गठन करना मतलब कि इस्टेब्लिश करना। ठीक है। तो इसमें देखिए, शामिल करना, एडमिट करना, इसका मतलब है कि जो ऐसे पॉलिटिकल यूनिट, ऐसे क्षेत्र जो कि पहले से अस्तित्व में है। और ये जो दूसरा नंबर है ये है जो अस्तित्व में नहीं है, कोई किसी पॉलिटिकल यूनिट के तौर पे अस्तित्व में नहीं है। ठीक है। कुल मिलाकर के जो अनुच्छेद 2 है वो ऐसे क्षेत्रों की बात करता है कि जो कि भारत का हिस्सा नहीं है, जो भारत का हिस्सा नहीं है, भारत के बाहर का हिस्सा है, और जब उसे भारत संघ में शामिल किया जाता है तब अनुच्छेद 2 का प्रयोग होता है। अब अनुच्छेद 2 का प्रयोग हुआ कब कब है, देखिए 1954 की बात है, 1954 की बात है। एक मिनट फिर से लिख देता हूँ। 1954 की बात है। जब पहले तो 1947 में जब देश आज़ाद हो गया, तो उसके बाद में यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के अधीन में रह गए थे। तो 1954 में जो पौंडीचेरी था, आज का जो पुदुचेरी बोला जाता है, यह क्षेत्र रह गया था। तो पुदुचेरी में कौन कौन से क्षेत्र आते थे, जो कि देखिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में पुदुचेरी के कितने क्षेत्र थे, कराईकल, माहे, पौंडीचेरी और यमन, ये चारों क्षेत्र जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में फैले हुए हैं। तो इनको मिलाकर के पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और एक चंद्रनगर है, चंद्रनगर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। चंद्रनगर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। तो चंद्रनगर का उनसे दूर था पौंडीचेरी से, तो इसको क्या किया, चंद्रनगर को पश्चिम बंगाल में शामिल करके, है ना, पश्चिम बंगाल में शामिल कर लिया गया। तो पश्चिम बंगाल में शामिल कर लिया गया, तो पहली बार जब चंद्रनगर को पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया तो आर्टिकल 2 का, है ना, अनुच्छेद 2 का प्रयोग हुआ। लेकिन जो
पौंडीचेरी को शामिल किया गया। पौंडीचेरी मतलब कराईकल, माहे, पौंडीचेरी और यमन को जब शामिल किया गया तो उसमें अनुच्छेद 2 का उपयोग नहीं हुआ। अनुच्छेद 2 का उपयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 2 जो है ये देखिए उन राज्यों से संबंधित है जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं, ठीक है ना। ऐसे राज्यों के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 2 है, जो भारत संघ में जब किसी राज्य को शामिल करने की बात है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने की बात है, तो इसलिए चंद्रनगर को राज्य के तौर मतलब पश्चिम बंगाल राज्य में शामिल कर लिया गया। लेकिन जो बाकी जो क्षेत्र थे पौंडीचेरी के, कराईकल, माहे, पौंडीचेरी, यमन, ये इसको मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो जब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो इसको संविधान संशोधन, ठीक है ना, आर्टिकल 368 है ना, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया गया। इसको ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन किया गया। जब उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो संविधान संशोधन किया गया, न कि आर्टिकल 2 का प्रयोग किया गया। आर्टिकल 2 का प्रयोग जो है, जब बाहरी किसी पॉलिटिकल यूनिट को जब राज्य के तौर पे शामिल करते हैं तब हम आर्टिकल 2 का यानी कि अनुच्छेद 2 का प्रयोग करते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे जब शामिल करते हैं तो उसको संविधान संशोधन करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। उसके बाद में आप लोगों ने सिक्किम के बारे में सुना होगा। सिक्किम क्या था? जब भारत आज़ाद हुआ तो सिक्किम एक अलग देश था, है ना। सिक्किम एक अलग देश था। उसको 1975 में क्या हुआ, एक आर्टिकल बनाया गया 2A, है ना, अनुच्छेद 2 क बनाया गया और इसको एक स्वायत्त देश का, है ना, स्वायत्त देश का दर्जा दे दिया गया। स्वायत्त देश का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद में उसके अगले वर्ष ही ये 1974 की बात है, ये 1974 की बात है। उसके बाद में 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत इसको 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। जब इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया, है ना, जब इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया तो आर्टिकल 2A खत्म कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में पुर्तगाल के कुछ क्षेत्र से जैसे गोवा, दमन, दीव वगैरह, तो इसको भी ऑपरेशन चला करके पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया गया और भारत के संघ में शामिल किया गया। लेकिन राज्य के तौर पे नहीं शामिल किया गया, इसको एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे शामिल किया गया। आप लोगों को पता होना चाहिए, जो गोवा है उस पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो जब इसको केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे शामिल किया गया तो यहाँ पे आर्टिकल 2 का यूज ना होकर के आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया गया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आर्टिकल 2 का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जब कोई ऐसा क्षेत्र जो कि भारत का भाग नहीं है और उसको जब भारत में शामिल किया जाता है, भारत में जब शामिल किया जाता है एज ए स्टेट, मतलब कि राज्य के रूप में जब उसको शामिल किया जाता है भारत में, तो वहाँ पे अनुच्छेद 2 का प्रयोग होगा। लेकिन यदि उसको शामिल किया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया जाता है तो यहाँ पे आर्टिकल 2 का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पे संविधान संशोधन होगा, आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। अब समझ गए होंगे, क्योंकि जब गोवा को जैसे शामिल किया गया तो उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। सिक्किम को तो 36वें संविधान संशोधन के तहत उसको इसका स्वायत्त प्रदेश था, आर्टिकल 2A के तहत, आर्टिकल 2A के तहत स्वायत्त देश था। तो उसको आर्टिकल 2A को ख़त्म कर दिया गया और उसको 22वें राज्य का दर्जा दे दिया गया। लेकिन गोवा और ये क्या बोलते हैं, गोवा, दमन, दीव वगैरह को जब शामिल किया गया तो उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आर्टिकल 3 की बात करते हैं, जो अनुच्छेद 3 है। आर्टिकल 3 है जो नए राज्यों का निर्माण, ठीक है ना, राज्यों का निर्माण, उसके नामों में परिवर्तन, उसकी सीमाओं में परिवर्तन आदि से संबंधित है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 2 और 3 इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 2 जो है ये बाहरी क्षेत्रों से संबंधित, जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है भारत संघ में तो आर्टिकल 2 का प्रयोग होता है। लेकिन आर्टिकल 3 का प्रयोग कहाँ पे होता है? जब ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, उसके नाम में परिवर्तन होता है, उसके स्टेट में परिवर्तन होता है, उसके सीमा में परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाता है। देखिए आर्टिकल 3 में क्या है, इसमें संसद जो है किसी भी राज्य को मतलब अलग अलग हिस्सों में बांट सकती है ना। एक राज्य है उसको तोड़ करके 2 राज्यों में विभाजित कर सकती है, या किसी 2 राज्यों को मिला करके
कोई अन्य राज्य भी बना सकती है, उसके क्षेत्र को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है ना। तो ये सारे अधिकार है, मतलब कि अभी जैसे हाल फिलहाल देखिए जम्मू कश्मीर को तोड़ करके उनको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये सारे अधिकार है संसद को, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अनुच्छेद 2 जो है बाहरी क्षेत्रों को शामिल करने से संबंधित है, और अनुच्छेद 3 जो है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है आंतरिक क्षेत्र है उससे संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 4 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 4 जो है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो साधारण बहुमत से इसको जो कानून बनाया जाता है उससे संबंधित है, ठीक है ना। अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 से संबंधित कोई भी कानून साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि संसद में कैसे मतलब कोई विधेयक पारित किया जाता है। इसमें 3 प्रकार से कोई विधेयक पारित किया जाता है। एक होता है साधारण बहुमत से, है ना, और एक होता है कि 2/3 बहुमत से, ठीक है ना, इसको विशेष बहुमत बोलते हैं। और तीसरा होता है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी जरूरी है। तो जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी कानून पारित किए जाएंगे वो साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। और आर्टिकल 368 और ऐसे कानून को आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो आर्टिकल 1 है अनुच्छेद 1 है, यह भारत या इंडिया जिसको बोलते हैं राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 जो है यह बाहरी क्षेत्र को जब भारत में शामिल करते हैं उससे संबंधित है। आर्टिकल 3 क्या है, जो आंतरिक क्षेत्र है, कोई भी राज्य है उसके नाम में संसद परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, मतलब कि आंतरिक क्षेत्र से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 4 जो है ये अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन करना है, कोई भी संशोधन करना है उससे संबंधित है। और यह संशोधन जो है साधारण बहुमत से पारित होगा। उसके बाद में अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही कोई भी, जैसे अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी जैसे राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए जब संसद में जब यह संशोधन लाया जाएगा तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है ना। राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। उसके बाद में इसमें राज्यों से राय भी मांगा जाता है कि भाई राज्यों का क्या इस पे मंतव्य है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है कि वो राज्यों का सुझाव माने, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में चलिए हम राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में राज्यों का जो पहले राज्यों की जो कैटेगरी थी क ख ग घ ऐसे करके था, ठीक है ना। उसके बाद में राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी भाषा के आधार पे। तो सबसे पहले धर आयोग आया था 1948 में, ठीक है ना। और इसने जो है भाषा के आधार पे राज्यों के गठन को नकार दिया, ठीक है। उसके बाद में JVP समिति आई थी, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, V फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल, और P फॉर पटाभी सीतारामैया, ठीक है ना। P फॉर पटाभी सीतारामैया। तो JVP ये समिति आई थी, इसने भी जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग थी उसको नकारा। उसके बाद में 1953 में एक राज्य आंध्र प्रदेश बना जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है, तो वह है आंध्र प्रदेश। हुआ यूँ था कि जब इन समितियों ने भाषा के आधार पर राज्य के गठन को नकार दिया तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक पोटी श्रीरामुलु थे, उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया और एक काफ़ी लंबे भूख हड़ताल के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में नेहरू जी डर गए कि भाई ये मर गए तो कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने आनन फानन में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। आंध्र प्रदेश उस समय मद्रास के अंदर में था, जो कि आधुनिक तमिलनाडु जो है उसके अंतर्गत था। तो एक इन्होंने क्या किया, तेलुगु भाषी है ना, तमिलनाडु का क्या भाषा है, तमिल, ठीक है ना, तमिलनाडु का क्या भाषा है, तमिल। तो उसमें से है ना मद्रास से क्या किया गया, तेलुगु भाषी, जो आंध्र प्रदेश है वहाँ के लोग तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु भाषी एक अलग राज्य बना दिया गया, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में एक फजल अली आयोग आया, है ना। ये जो आयोग आया तो इसने जो रिपोर्ट दी, इसने बोला कि ठीक है, हाँ भाषा के आधार पे हम राज्यों का गठन
कर सकते हैं, है ना। भाषा के आधार पे हम राज्यों का गठन कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए कि जो भी इसमें समिति आई, पहले धार आयोग आया, जो धार आयोग आया इसने भी नकार दिया, JVP आयोग आया इसने भी नकार दिया। उसके बाद में ये फजल अली आयोग आया, 1953 में गठन किया था, और 1955 में इसका रिपोर्ट आया। तो इसने भाषा के आधार पे राज्यों के गठन को स्वीकारा, लेकिन एक राज्य एक भाषा को अस्वीकार किया, एक राज्य और एक भाषा को अस्वीकार किया। अब मैं उदाहरण के तौर पे बिहार का एग्जाम्पल लेता हूँ। अब वहाँ पे भोजपुरी बोलने वाले हैं, मैथिली बोलने वाले हैं, अंगिका बोलने वाले हैं, अलग अलग तरह की भाषा वहाँ पे बोली जाती है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हर भाषा के लिए अलग अलग राज्य बनाया जाए? कदापि नहीं। तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार तो किया गया, लेकिन प्रशासनिक सुविधा भी देखा जाना जरूरी है। तो इन सब चीज़ों का जिक्र है फजल अली आयोग में, ठीक है ना। ये ऐसे ही ब्लाइंडली ये नहीं स्वीकार कर लिया कि हाँ भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो जाएगा। और फजल अली आयोग जो था, इसी के आधार पे उसके बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में, ठीक है ना। और आज के डेट जब उसके बाद में जो इस अधिनियम के तहत जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे उस समय। और आज के डेट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956 में आया, और यह 7वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है ना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 7वां संविधान संशोधन था, इसको भी ध्यान में रखना है। और इसके तहत जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो टोटल 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, और आज के समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद में एक टर्म यहाँ पे अधिनियम आया है, इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। एक होता है, देखिए, बिल होता है ना, बिल होता है, और एक होता है एक्ट होता है। बिल को बोलते हैं विधेयक बोलते हैं, है ना, हिंदी में विधेयक बोलते हैं, और एक्ट को अधिनियम बोलते हैं। तो जब विधेयक पास होता है, जब विधेयक लाया जाता है कि संसद में, जब वो पास हो जाता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, तो एक्ट बन जाता है। मतलब बिल पे जब राष्ट्रपति का साइन हो जाएगा तो एक्ट हो जाएगा, मतलब कि वो कानून का रूप ले लिया। मतलब कि विधेयक जब प्रस्तुत किया जाता है तो बिल होता है, यानी कि विधेयक होता है। संसद में जब प्रस्तुत किया जाता है तो वो बिल होता है, यानी कि विधेयक होता है। जब वो पास हो जाता है, राष्ट्रपति का साइन हो जाता है, वो एक्ट बन जाता है, यानी कि अधिनियम बन जाता है, ठीक है। और ये देखिए, अभी हाल फिलहाल जो है दादर एवं नागर हवेली, ठीक है ना, दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर के एक राज्य बना दिया गया, एक केंद्र शासित बना दिया गया। और इन दोनों को मिलाकर के अब इनकी राजधानी जो बनाया गया है वो दमन बनाया गया है ना, इनकी राजधानी को दमन किया गया है, ठीक है ना। तो दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ताकि प्रशासनिक सुविधा हो। प्रशासनिक सुविधा हेतु इसको एक कर दिया गया है। उसके बाद में एक और फैक्ट याद रखिए, 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया था। तो यह किसकी सिफारिश पे अलग अलग किया गया था? शाह आयोग की सिफारिश पे इन दोनों का पुनर्गठन हुआ था। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।